नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। तो सामान्य हिंदी या फिर हिंदी व्याकरण की जो हमारी क्लासेस चल रही थी एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके अंतर्गत आज हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो उनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जा करके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों की ही लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सामान्य हिंदी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी का एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स मैंने वहाँ पर लिस्ट कर रखा है। तो आपके लिए खुशखबरी है, जो भी बच्चे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी ये एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। इस कोर्स का रेगुलर प्राइस जो है ये 499 है। यदि आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड दूंगा, जिससे ये कोर्स आपको मात्र 199 में मिलेगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये कोर्स आपको मात्र 199 रुपीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने क्लासेस रिकॉर्ड की हैं ये सारी फाउंडेशन लेवल की क्लासेस हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, डाउट क्लासेस, पीडीएफ, एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ना। बीच बीच में मैं डाउट क्लासेस भी वहाँ पर आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो भले ही ये रिकॉर्डेड कोर्स है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अलावा जो भी पीडीएफ वगैरह हैं हमारी क्लासेस की, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ का सेक्शन होगा, है ना। फ्री पीडीएफ में जाकर के जो भी ये हमारी क्लासेस की पीडीएफ हैं, अभी हम एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का भी फाउंडेशन कोर्स है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बाइलिंगुअल कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। फ्री क्विज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, च छ ज झ वर्ण जो हैं ये किसका उदाहरण है, ठीक है। ये जो वर्ण हैं ये किसका उदाहरण है? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं और संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। दोनों के ही अंतर्गत आते हैं। अब ये स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, और संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, आपको जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो आपको 5 वर्ग देखने को मिलते हैं, है ना, जिसमें का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, इसके अलावा ता वर्ग और पा वर्ग देखने को मिलते हैं। उसमें आपको टोटल 25 वर्ण देखने को मिलते हैं: कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और हौष्ठव्य। इसी प्रकार से संघर्षी व्यंजन भी होते हैं, जैसे कि आप देखोगे शा, सा, शा और हा। ये स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन होते हैं। और इसी के अंतर्गत कुछ वर्ण और आते हैं, जैसे कि चा, छा, जा, झा। तो ये क्या है? संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। अब स्पर्शी व्यंजन में एक वर्ग है चा वर्ग, जिसके अंतर्गत आता है चा, छ, छा, है ना, जा, झा और इया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो चा, छा, जा, झा जो ये है, चा, छा, जा, झा, है ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये संघर्षी के भी अंतर्गत आते हैं और प्लस स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर हमें यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, और खासतौर पर स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। यहाँ पर जो अंतस्थ व्यंजन है ये कौन से होते हैं? तो या, ला और वा, है ना। तो या, रा, ला, वा ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों की संयुक्त ध्वनि है ना। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 4 प्रकार के हमें संयुक्त व्यंजन देखने को मिलते हैं। तो एक होता है छा, ठीक है। तो ये कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है का से और शा से, है ना। ये आधा का और शा से छा बनता है, क्षत्रिय वाला, ठीक है। एक होता है त्रा, ये कैसे बनता है? तो ये आधा ता और रा से मिलकर के बनता है। इसी प्रकार से एक और है ज्ञा, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो ये कैसे बनता है? आधा जा और इया से। इसके अलावा एक और है श्रा, ठीक है, श्रवण वाला श्रा। तो ये कैसे बनता है? आधा शा और रा से, ठीक है। तो ये 4 क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इनको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण, ठीक है। तो ज्ञा की यदि हम बात करें तो ये कैसे बना है? ये आधा जा और इया, मतलब इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से बना हुआ है। और ये जो चारों संयुक्त व्यंजन हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? ठीक है, तो हिंदी में यदि आप टोटल देखेंगे तो आपको 8 कारक देखने को मिलेंगे, है ना। आपने सुना होगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, एक बार यहाँ पर हम लिखते हैं। सबसे पहले होता है कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक के साथ कौन सी विभक्ति यूज होती है? न। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है कर्म कारक, है ना। कर्म कारक के साथ कौन सी विभक्ति यूज होती है? तो यहाँ पर को विभक्ति यूज होती है। एक होता है करण, है ना। करण के साथ से के द्वारा, से के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा संप्रदान की यदि हम बात करें, है ना, संप्रदान, तो इसके साथ होती है के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें, एक होता है अपादान कारक, अपादान कारक, है ना। इसके साथ से विभक्ति यूज होती है। ठीक है, संबंध कारक की बात करें, एक संबंध कारक होता है, तो संबंध कारक के साथ में का, की और के, इस प्रकार की विभक्तियां यूज होती हैं। एक होता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, इसके साथ में यदि आप देखोगे तो मैं और पर विभक्तियां यूज होती हैं। और एक लास्ट में होता है संबोधन। ठीक है, एक संबोधन कारक होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और इनकी विभक्तियां भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ विभक्तियों से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और ये जो कारक है ना, ये कारक आपको तत्पुरुष समास जो है वहाँ पर भी यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, रेखांकित शब्द में कारक की विभक्ति को पहचानिए, है ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अपादान कारक। क्या हो जाएगा? सी, अपादान कारक। अब देखो यहाँ पर क्या है, से विभक्ति यूज हुई है। से आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, करण में और अपादान में। ठीक है, तो अब दोनों में से है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि करण है कि अपादान है? तो जहाँ पर भी अलगाव की स्थिति दिखे, है ना, अलगाव मतलब अलग होने की बात हो, ठीक है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपादान की बात करनी है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से विभक्ति यूज हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन है, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है? ठीक है, संधि एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिंदी के अंतर्गत। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो संधि से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि पूछी जा रही है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जहाँ पर 2 समान सवर्ण स्वर आपस में मिलते हैं, है ना, और मिलकर के विकार परिवर्तन लाते हैं, उनको हम दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। तो बधूक्ति में बधू धन उक्ति इसकी संधि होगी, याद रखिएगा। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है? ऊ और प्लस ऊ मिल रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ समान सवर्ण मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। रामेश्वरम में ये संधि नहीं होगी, है ना, नरेंद्र में भी नहीं होगी और कमलेश में भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए वधूक्ति का संधि विकसित क्या होगा? तो इसका हो जाएगा वधू धन उक्ति। ठीक है, तो ये यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसकी संधि होगी। अब रामेश्वरम का क्या होगा? राम धन ईश्वर, है ना। नरेंद्र का क्या होगा? नर धन इंद्र। ठीक है, कमलेश का क्या होगा? कमल धन ईश, है ना। अब आपको इन सभी की संधियां बताना है कि इनमें कौन सी संधि है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है, तो इसका आपको आंसर जरूर देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शब्द के में यण स्वर संधि है? ठीक है, यण स्वर संधि की बात यहाँ पर की जा रही है। तो व्यस्त का क्या होगा? वी धन अस्त। ठीक है, स्वर संधि नहीं है की बात हो रही है। ठीक है, सूर्योदय का क्या होगा? सूर्य धन उदय। ठीक है, तो आ और ऊ यहाँ पर मिल रहे हैं, आ और प्लस ऊ, मतलब इसमें ही यण स्वर संधि नहीं होगी। वी धन अस्त, है ना, यहाँ पर सही है। देखिए, यण स्वर संधि क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि ई या फिर ई है, ठीक है, ऊ या फिर बड़ा ऊ है, ठीक है, या फिर ऋषि है ना, इनमें से कोई है, और इसके बाद शेष कोई स्वर देखने को मिल जाए, है ना, शेष बाकी के स्वर यदि देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर या हो जाएगा, यहाँ पर वाह हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रा हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का रूल होता है। ठीक है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई या फिर बड़े ई है, ऊ या फिर बड़ा ऊ है, या फिर ऋषि है, और बाकी के शेष स्वर यदि इनसे जुड़ जाएं, तो या वा त्रा में ये चेंज हो जाता है, ये इसका रूल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वी धन अस्त मतलब छोटा ई और आ गया, तो या बन गया इसका, है ना, व्यस्त हो गया। सूर्य धन उदय, आ धन ऊ, इसमें नहीं होगा। अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, न्यास का क्या होगा? नी
धन आस, मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी ई और आ आपस में जुड़ गए, है ना। अभ्यर्थी का क्या होगा, अभी धन अर्थी, अभी धन अर्थी, ठीक है। तो ई धन आ यहाँ पर भी जुड़ गए। तो तीनों में ही यण सुर संधि है, लेकिन सूर्योदय में नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था तत्पुरुष में भी आपको कारक देखने को मिलते हैं, है ना, विभक्तियां देखने को मिलती है। तो इसका सबसे पहले आप विग्रह कीजिए, जलहीन, इसका होगा जल से हीन, जल से हीन। अभी मैंने आपको पूरी विभक्तियां पढ़ाई थी, तो से कहाँ पर आता है, ठीक है। तो से को यदि आप देखोगे तो ये आपको अपादान में देखने को मिलेगा, है ना, अपादान में देखने को मिलेगा। तो इसमें हम अपादान तत्पुरुष लगा देंगे। अभी हमने सारी विभक्तियां और कारक डिस्कस किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, आपको याद रखना है। इसका विग्रह क्या होगा, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आपको इस प्रकार के भगवान से संबंधित चीज़ें दिखाई देती हैं, वहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है, उसको हम बहुब्रीहि समास बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। जब भी बच्चों क्वेश्चन में नहीं होना तो स्पेशली आपको ध्यान देना है, नहीं तो हम इसको है पढ़ लेते हैं और गड़बड़ कर देते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो देख लेते हैं किसमें वी उपसर्ग नहीं है। तो देखिए विटप जो है ना, वी, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। विमाता में वी धन माता हो जाएगा, वी धन देश हो जाएगा, वी धन ही, तो इन तीनों में ही वी उपसर्ग है, जबकि विटप में कोई वी उपसर्ग नहीं है, आपको याद रखना है। उपसर्ग क्या होते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि वी धन माता, विमाता, है ना, वी धन देश विदेश, है ना, वी धनहीन विहीन, है ना, विधन टप, ये कुछ ऐसा शब्द नहीं होता, तो इसमें उपसर्ग नहीं होगा। अगला है कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, है ना, उपसर्ग के साथ साथ प्रत्यय भी होते हैं जो कि बाद में लगते हैं। तो जो कृदंत होते हैं बच्चों, ये क्रिया में लगते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना, वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, ठीक है। और कृदंत प्रत्यय जो है ये क्रिया में जोड़े जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द समुद्र के पर्यायवाची हैं, है ना, समुद्र की बात हो रही है। तो समुद्र के यदि हम पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो आप देखोगे अम्बुधि, सिंधु, उदधि, महावर्णक, समुद्र, है ना। तो ये इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, ये समुद्र के ही पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी में कहीं ना कहीं नदी का नाम आ गया है या फिर कुछ और आ गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो लोकोक्तियाँ भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं, मुहावरे भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेमेल स्थिति, है ना, बेमेल स्थिति मतलब, ठीक है। इसका देखिए, इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने ऊपर क्या पहन ली, ऊपर आप उसने शर्ट पहन ली और नीचे उसने पैजामा पहन लिया, है ना, पैजामा पहन लिया। तो ये थोड़ा सा बेढंगा टाइप की चीज़ हो गई, तो इसको ही हम बोलेंगे बेमेल स्थिति, मतलब आधा कुछ और है और आधा कुछ और है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कटोरा किस प्रकार का शब्द है। तो कटोरा जो है ये एक देशज शब्द है, आपको याद रखना है। आपने तत्सम शब्द सुने होंगे, तद्भव सुने होंगे, शंकर शब्द सुने होंगे, देशज शब्द होते हैं। इसके अलावा विदेशी शब्द भी होते हैं, और विदेशी में भी अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, जैसे कि अरबी हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ना। तो कटोरा, है ना, कटोरा हो गया, लोटा हो गया, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हमारे रीजनल क्षेत्रों में विकसित हो जाते हैं, तो ये देशज शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उनको हम तत्सम बोलते हैं। हिंदी भाषा के जो शब्द हम यूज़ करते हैं उनको हम तद्भव बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पापी का विलोम चुनिए। पापी का विलोम क्या होगा। तो पापी का विलोम क्या होगा, निष्पाप भी हो जाएगा, पुण्यवान भी हो जाएगा और पुण्यशील भी हो जाएगा। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, विलोम पर्यायवाची, है ना, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, तो ये आप ज़रूर याद करें, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। सुंदरी, वह, मानव, पटना। तो देखिए, जो वह है ये सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम। ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह यूज़ होते हैं, है ना, जैसे कि वह, मैं,
है ना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, आपको याद रखना। जबकि मानव, पटना, सुंदरी, है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो सुंदरी, है ना, और मानव, पटना, ये सब क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, आपको याद रखना है। तो वह क्या है, सर्वनाम है, आपको याद रखना है। सर्वनाम की विशेषता क्या होती है, जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा की स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि वह, ठीक है, मैं, यह, तुम, ठीक है, तो ये सब क्या है, सर्वनाम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो, है ना। तो 1 किलो की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पर भी आप देखें कि नाप तौल की बात हो, नाप और तौल की बात हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 केजी चावल, ठीक है, 1 दर्जन केले, इस प्रकार की बात हो, तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्या होता है, विशेषण होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, विशेषण का एक टाइप होता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसको आप यदि तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सम, धन, कार, ठीक है, संस्कार। तो इसमें क्या है, सम उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनिल और अनल, है ना, ये शब्द युग्म है, तो मतलब मिलते जुलते आपको शब्द दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। तो उपयुक्त इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए, अनिल का मतलब क्या होता है बच्चों, अनिल का मतलब होता है हवा, वायु, ठीक है, समीर, ठीक है। अनल का मतलब क्या होता है, तो अनल का मतलब होता है आग, है ना, अग्नि, इस प्रकार के इसके मीनिंग होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हवा और आग। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा हरि से संबंधित नहीं है। तो देखिए, हरि के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हरि मतलब क्या होता है, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि हरि का मतलब होता है इंद्र, ठीक है, इंद्र भी हरि का मतलब होता है। चंद्रमा, चंद्रमा को भी हम हरि बोलते हैं, ठीक है। मेंढक जो होता है ना, मेंढक, इसको भी हरि बोलते हैं। सांप को भी हरि बोलते हैं। सिंह, ठीक है, जो सिंह होता है, जो सिंह होता है ये भी हरि होता है, ठीक है। सूर्य भी हरि होता है, ठीक है। ईश्वर, इसको भी हरि बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो विष्णु भी सही है, शुक्र भी सही है, सूर्य भी सही है, ठीक है। नदी मतलब हरि नहीं होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में आपको निरर्थक शब्द के बारे में बताना है, ठीक है। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो। तो ये जो खटर पटर शब्द है ना, ये आम बोलचाल की भाषा में हमने इसको यूज़ में ले लिया है, ठीक है। तो खटर पटर जो है ये निरर्थक शब्द है, आपको याद रखना। जबकि चुप और कब, ये निरर्थक शब्द नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, इसका आपको चयन करना है ना। मुहूर्त, अब वर्तनी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका सही हो जाएगा, आप देखोगे बी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम मुहूर्त को लिखते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दर्शन का तद्भव रूप क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, दर्शन, ठीक है। दर्शन का तद्भव इस प्रकार से होता है, दर्शन लिखते हैं हम, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, तत्सम है और ये तद्भव है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है, गलत युग्म को आपको बताना है। बत्ती वर्तिका, बनिया वर्णिक, पौत्र पौत्री, बहु बधू। तो इसका बच्चों सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहु को बधू ही बोलते हैं, मतलब तत्सम इसका ये तत्सम होगा, ये तत्सम होगा बधू, और बहु तद्भव हो जाएगा। इसी प्रकार से बनिया तद्भव, वर्णिक क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। वत्ती यहाँ पर तद्भव है और ये तत्सम हो जाएगा। जबकि पौत्र पौत्री ये सही नहीं होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, देखिए, पौत्र और पौत्री का मतलब क्या है, पोता पोती से, है ना। पोता पोती जो होते हैं मतलब बेटे के बेटी और बेटियाँ, है ना। तो मतलब बेटे के बेटे को पौत्र बोलेंगे और बेटी के बेटी को क्या बोलेंगे, पौत्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये तत्सम तद्भव नहीं है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये आज हमने 25 फिर से MCQs और ये PYQs हमने डिस्कस करे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी हम ये आपको अलग अलग लेक्चर डिस्कस करा रहे हैं, इसका बढ़िया से रिवीजन करते जाइए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो भी मैंने सेशन के दौरान क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए।
इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और भी जो हमारे चैनल पर वीडियोज़ आते रहते हैं उसकी भी पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो चलिए मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।